24 4 28 लगभग 28 लोग हैं। देखिए, जैसे आपने देखा होगा पीछे जब हम मंत्र देख रहे थे, कोई वर्ण आया, मान लीजिए क वर्ण आया। हे भगवान, देखिए जैसे क वर्ण आया क, तो मैं इसको क्या कहता था? ककार। केवल क नहीं कहता था, ककार बोलता था। ख आया तो इसको क्या बोलता था? खकार। ग आया तो उसको क्या बोलता था? गकार। ऐसे ही घकार। ठीक है, तो हम शुरू से देखेंगे जल्दी जल्दी, मोटा मोटा ऐसे ही समझ लेंगे। सबसे पहला जो वर्ण होता है वो अ होता है, अ, जिसको कई लोग ए कह देते हैं। ए, ए नहीं बोलेंगे, अ बोलेंगे। कुछ लोग अ बोलते हैं, अ ओ ऐसा करके बोलते हैं, तो वो भी गलत है। या ओ जैसा बोलते हैं बिल्कुल। बिहार में तो ओ बोला जाता है, ओ से अनार ऐसे कहा जाता है, तो वो नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अ। और इसके साथ कार लगाएंगे तो क्या बनेगा? अकार। फिर इससे दूसरा वर्ण कौन सा होता है? दूसरा अक्षर कौन सा है? आकार। कहीं भी आ की मात्रा दिख जाए आपको तो उसको क्या कहेंगे? ये आकार है, आकार कहेंगे सीधा। अब वैसा आकार मत समझिएगा जो साइज होता है, साइज यानी आकार, वो नहीं है। आकार, आ के पीछे कार लगाया, बस इतना है। फिर वो होता है ये वाला, जिसको छोटी ई कहते हैं हिंदी में। बचपन में जब हम छोटे से थे तो इनको ऐसे ही सिखाया गया। कैसे कहते थे? छोटी ई से इमली, है ना, ऐसे ही तो सीखते थे। अब यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे छोटी ई, या छोटी ई से इमली, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो तो मैं आपको इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपको वो भी समझ में आए कि हाँ ये छोटी ई ही है। नहीं तो इसको क्या बोला जाता है? ह्रस्व इकार। ह्रस्व, जो छोटा होता है उसको ह्रस्व बोलते हैं, ऐसे। और जो बड़ा होता है उसको दीर्घ कहते हैं, दीर्घ। तो इसको क्या बोलेंगे? ह्रस्व इकार। अगला देखिए, इससे अगला क्या है? ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ ईकार। दीर्घ ईकार। तो जो पहले 2-3 बार हमारी कक्षा हुई थी इन सब चीजों को लेकर, तो वहां तो वर्ण लिख रखे थे मैंने, वो चित्र मुझे अभी मिला नहीं है, लेकिन ऐसे ही काम चल जाएगा, आज देख लीजिए अच्छे से। ये वाला क्या है? ह्रस्व इकार। ये वाला क्या है? दीर्घ ईकार। इसके बाद आता है उकार, ये वाला, जिसको छोटा ऊ बोलते थे। छोटे ऊ से उल्लू, ऐसा उल्लू सिखाया गया हमें, छोटे ऊ से। हाँ, वो बचपन में होता भी है, वो समझ में आ जाते हैं ऊ से उल्लू। लेकिन छोटा ऊ नहीं बोलेंगे क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। तो क्या बोलेंगे? ह्रस्व उकार। वही ह्रस्व शब्द लगाएंगे, छोटे के लिए ह्रस्व, और इसको क्या कह देंगे? उकार। उकार, जहां भी इसकी मात्रा दिखे। उदाहरण देख लीजिए, इसकी मात्रा ऐसे लगाई जाती है हमेशा। जैसे एक शब्द होता कुमार, कुमार, ये वाली जो मात्रा है ये छोटे ऊ की मात्रा होती है, यानी ह्रस्व उकार लगा हुआ है, ये ऐसे बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ ऊकार। ऐसा बोलते हैं, दीर्घ ऊकार। ठीक है, दीर्घ लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा है। इसकी मात्रा कैसी होती है? ऐसी। कोई उदाहरण देख लीजिए, जैसे शूल, एक शब्द होता है शूल, ये वाला, तो ये मात्रा कैसी हो गई? इसको बड़े ऊ की मात्रा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? दीर्घ ऊकार। आज के बाद जब भी ऐसी मात्रा आएगी तो मैं उसको अब केवल दीर्घ ऊकार बोलने का प्रयास करूंगा। हो सकता है बीच बीच में आपकी समझ के लिए, याद दिलाने के लिए मैं इसको बड़ा ऊ बोल दूं, लेकिन फिर भी ज्यादा प्रयास मेरा रहेगा कि अब आज के बाद मैं इसको दीर्घ ऊकार ही कहूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है फिर ये वाला, ये इसको क्या कहते हैं? री। री बोलते हैं, री। और री से हमने क्या पढ़ा था? री से ऋषि, ऐसा बोलते थे वहां से। वैसे तो बचपन में तो ना तो री समझ में आता था ना र समझ में आता था, तो र ही बोलते थे, र से ऋषि ऐसे ही चलता था। र से रथ और र से ऋषि, कंफ्यूजन रहता था कि जब दोनों ही र हैं तो ये फिर र से ऋषि कैसे हो गया, ऐसा होता था वहां पे। तो इसको क्या बोलेंगे? रिकार। इसके पीछे भी कार लगाएंगे, रिकार। रिकार। इसका उदाहरण देख लीजिए, वैसे तो एक शब्द होता है रिजु, रिजु ऐसे करके, तो ये सीधा सीधा भी उपयोग में लाया जाता है, लेकिन इसकी भी एक मात्रा जैसी होती है। वो कैसे होती है? जैसे आपने एक शब्द सुना होगा कृपा, ऐसे। तो कृपा में जो ये नीचे बना हुआ है ये क्या है? रिकार। री, री। ठीक है जी,
तो इसका ऐसे पता कर लेंगे। फिर क्या आता है, ये ए, हमने ए से क्या पढ़ा है, ए से एड़ी, ए हिंदी वाला, क्षमा कीजिए, अंग्रेजी वाला जो ए होता है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे, ए से एड़ी, लेकिन यहाँ ए तो कहेंगे नहीं, तो क्या कहेंगे, एकार। आज के बाद जब कभी ऐसा देख जाए तो एकार बोलेंगे। अब इसकी मात्रा कैसी होती है, तो देखिए इसकी मात्रा ऐसी होती है, ऐसी वाली एक मात्रा। उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक शब्द होता है वेदिका। हमारी कक्षा में आज एक बहन जुड़ी हुई है वेदिका नाम का, वेदिका नाम है, वैसे मीरा नाम है पर वो अपना नाम वेदिका लिखती हैं। अब आज उन्होंने अपनी आईडी पे नाम चेंज किया और एक महान गलती कर दी और दो मात्राएं बना दी, वैदिका कर दिया, वैदिका। तो आप देख लीजिए बहन, आप उस मात्रा को ठीक कर लीजिएगा, जाके संशोधित कीजिएगा, वहां पे एडिट हो जाएगी। तो दो मात्राएं नहीं होती, एक मात्रा होती है, ऐसे वेदिका। एकार की मात्रा हो गई ये वाली, एकार बोलेंगे जहां भी एक मात्रा दिख जाए। अब इसके बाद क्या आता है, आई, ऐसे। ये दिखने को तो एक मात्रा दिख रही है, लेकिन ये इसकी दो मात्राएं चढ़ाई जाती हैं जब भी कहीं लिखेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, वैसे क्या बोलते थे बचपन में, आई से ऐनक, ऐसे बोलते थे ना, आई से ऐनक। तो यहाँ क्या बोलेंगे, आई कार, आई कार, आई। तो इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे कोई उदाहरण बताइए। ऐश्वर्य, नमस्ते आचार्य जी, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, हाँ बहुत बढ़िया। अगर शुरुआत इसी से करें तो ये बन जाएगी। कोई और बताइए जहाँ दो मात्राएं आती हों। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, आईकार हो गया ये। वैदिक। हाँ जी, हाँ जी, वैदिक। देखिए बहुत सुंदर उदाहरण बताया। समझ गए होंगे आप। तो ये दो मात्राएं हैं, इनको क्या बोलेंगे, वैदिक। ऐकार, ऐकार बोलेंगे इस मात्रा को, ऐकार। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद आता है ये वाला। आप ना भी लिखेंगे ना इन सबको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप याद रख लें, इतना ही पर्याप्त है। वैसे तो मैं बोलता ही रहता हूँ बार बार, जब भी आता है मैं छोड़ता ही नहीं वहां पे। इसको क्या बोलेंगे, ओकार। वैसे क्या पढ़ते थे बचपन में, ओ से ओखली, है ना, ओखली पढ़ा है हमने इसे, ओ से ओखली। यहाँ क्या बोलेंगे, ओकार। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए, इसकी मात्रा ऐसे ही बनती है, ऐसे एक डंडा लगाएंगे उसके ऊपर एक मात्रा बन जाती है। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे कोमल, एक शब्द है कोमल। तो कोमल में ये मात्रा कैसी कही जाएगी, ओकार। बस ओकार कहेंगे इसे, ओकार, ओकार की मात्रा कह देंगे ज्यादा से ज्यादा। अगला उदाहरण देख लीजिए, ऐसे, इसको क्या कहेंगे, औ, औ, औ बोलेंगे। इसकी हम बचपन में क्या बोलते थे, औ से औरत, अभी क्या बोलेंगे, औकार, औकार, ऐसे बोलेंगे। उदाहरण देख लीजिए, वैसे तो औरत भी लिख सकते हैं, ये वाला शब्द होता है, लेकिन और कोई उदाहरण देखें तो बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत औजार, हाँ जी, हाँ जी, कौवा। हाँ कौआ। तो एक ही पर्याप्त है, अभी तो बहुत सारे बता दिया आपने, पौधा। तो औ की मात्रा होगी, औ, औ। तो अब यहाँ क्या बोलेंगे, इसे औकार बोलेंगे जब भी कहीं आएगा। आप हिंदी भी पढ़ा रहे हैं ना किसी को, या पढ़ रहे हैं तो भी, या किसी बच्चे को समझा रहे हैं तो भी क्या बोलेंगे, औकार, ओकार, एकार, ऐकार, उकार, ऊकार, या ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार, इकार, ह्रस्व इकार, दीर्घ ईकार, ऐसे करके ही बोला कीजिए। बच्चों को आदत पड़ेगी, आगे जाके कम से कम वो गलत तो नहीं सीखेंगे, औरों को तो गलत नहीं बताएंगे। नहीं तो आज ये समझ लीजिए, लगभग 97-98% जो अध्यापक है ना, हिंदी वाले, संस्कृत वाले, चाहे वो किसी भी स्तर पे पढ़ा रहे हो, प्राथमिक लेवल पर पढ़ा रहे हो, सेकेंडरी लेवल पर, या वो प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, ये ही बेवकूफी पढ़ा रहे हैं आज तक। कुछ का कुछ चल रहा है वहां पे, जैसे बताऊंगा अभी, देखिए क्या क्या और चलता है, जो वो चलता ही रहता है हमेशा। तो यदि उस गलत परंपरा को हम लोग नहीं रोकेंगे ना, तो फिर ये ऐसे चलती रहेगी। फिर कहेंगे, फिर रोएंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देंगी, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, नहीं सिखाया हमें। तो भले ही हम पे थोड़ा आए, लेकिन ठीक आए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से सारी चीजें एकदम ठीक ठीक सीखेंगे, पर जितना भी सीखेंगे उसको अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए। इसके बाद क्या आता है, ये वाला,
है ना। अंगा ऐसा बोलते थे बचपन में, अंगा या अंग से अंगूर ऐसा बोलते थे, यही सिखाया गया हमें। लेकिन हमने संस्कृत में क्या पढ़ा है, इसे अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार ऐसा बोलेंगे आज के बाद। इसमें कार पार नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि बस ये अपने आप में पूरा नाम है इसका, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये वाला। जब भी कहीं ये बिंदी दिख जाए आपको किसी भी शब्द के ऊपर, बस उसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार। ऐसा, जैसे एक उदाहरण देख लीजिए। एक मैंने शब्द लिखा शंकर, तो शंकर में जो ये बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी को अनुस्वार बोल देंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि श के ऊपर अंक की बिंदी लगी हुई है या अंगा लगा हुआ है, अंगा पंगा पता नहीं क्या चलता है वो। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श के ऊपर या शकार के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, ऐसा बोलेंगे। अनुस्वार नाम होता है इसका। ठीक है जी। अब आते हैं इस पर, ये वाला। हमें तो भैया इसे अनाखाली बताया हमारे टीचर्स ने। आज भी इधर के अध्यापक जो हमारे क्षेत्र के हैं, इसको अनाखाली बताते हैं, अनाखाली। या कुछ लोग आहा बता देते हैं, आहा आहा आहा, जन क्या, आहा पता नहीं क्या होता है, ऐसा ही सिखा रहे हैं आज भी। तो इसके दो नाम होते हैं, आप दो नाम देख लीजिए। पहला नाम होता है विसर्ग, बस सीधा विसर्ग बोलिए। या एक दूसरा नाम ऋषि ने दिया इसका, विसर्जनीय। इन दोनों में से आप कोई भी नाम बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि आप ये वाला नाम ज्यादा पसंद करेंगे बोलना। विसर्जनीय थोड़ा ऐसा लगता है जैसे किसी का विसर्जन कर दिया हो, ऐसा लगता है। तो वैसे विसर्जन शब्द बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा शब्द है और इसके लिए प्रयुक्त होने वाला है। और आप इसको जानते ही हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है, खूब होता है। संस्कृत में तो भरपूर होता है, कदम कदम पे होता है इसका उपयोग। जैसे नमः, एक शब्द मैंने लिखा नमः, या भुवः स्वः, इतना पढ़ा हमने। तो ये जो पीछे दो बिंदियां लगती हैं खड़ी वर्टिकली, तो इनको क्या बोलेंगे, विसर्ग या विसर्जनीय। ठीक है, इतना यहाँ तक हो गया। देखिए इतनी सारी चीजें हो गई हैं हमारी। ये सभी स्वर हैं। अब हम इसके बाद में व्यंजन। हाँ दुख जी, में, दुख हाँ में हाँ जी, हाँ जी, लिखते हैं दुख में भी ऐसा। वैसे ये सही है गलत है इसका मुझे ज्यादा आचार्य जी, ये क्यों लिखा जाता है? हम आपसे पूछने ही वाले थे कि दुख में दा में विसर्ग क्यों लगाया जाता है? मुझे इसके विषय में नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं है कहीं। हाँ वैसे हिंदी की पुस्तकों में चलता है आजकल, खूब देखा है। पर वैसे संस्कृत के किसी ग्रंथ में अभी तक देखने में मैं आया नहीं। लेकिन आपकी जो ये बात है ना, इसको मैं नोट कर लेता हूँ और किसी योग्य व्यक्ति से या किसी व्याकरण के किसी आचार्य आदि से इस पर बात कर लेंगे। और जब मुझे समाधान समाधान वहां से मिलेगा तो फिर हम इस पर बात करेंगे आगे। तो अब आगे व्यंजनों पर चलते हैं। अब व्यंजनों पर चलने से पहले सबसे पहले हम एक शब्द देखेंगे, वो है वर्ग। अब व्यंजनों में वर्ग होते हैं कुछ। जैसे सबसे पहला वर्ग होता है क वर्ग, फिर दूसरा होता है च वर्ग, अगला तीसरा क्या होता है, ट वर्ग, अगला क्या होता है, त वर्ग, उससे अगला क्या होता है, प वर्ग। तो देखिए ये जो क वर्ग है, इसमें 5 वर्ण होते हैं, इसमें भी 5 होते हैं, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 होते हैं। मैं तो लिख के दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए क वर्ग में कौन कौन से 5 आते हैं, सबसे पहला ये, दूसरा ये। अच्छा मैं बोलूंगा नहीं, ओ सॉरी, मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आपको पता है ये तो बच्चों वाली बातें हो गई। वैसे सारी चीजें बच्चों वाली थी, ये बचपन में सीखने वाली थी, जो हम अब इस आयु में आके सीख रहे हैं बड़े लोग। लेकिन फिर भी इतना तो जानकारी सबको है, जहां जहां आवश्यक है वो बताऊंगा। देखिए सबसे पहला आता है ककार, फिर आता है खकार, फिर उसके बाद में आता है गकार, फिर आता है घकार, कार लगाएंगे सबके पीछे, फिर आता है ये वाला, इसको बाद में बताएंगे। इन सबको पेंडिंग में डालता हूं मैं भी।
मतलब आज ही बताएंगे, लेकिन बाद में बताऊंगा। अब च वर्ग देखिए, च, इसको चकार बोलेंगे, इसको छकार बोलेंगे, इसको जकार बोलेंगे, इसको झकार बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन एक बात आप मजे की देख रहे होंगे, जब मैं किसी को बताता हूँ ना, जैसे अभी हमारी कक्षा में एक बिटिया जुड़ती है आशी, एक दिन उनको मैं बता रहा था व्यक्तिगत रूप से, मैंने कहा इनके सबके पीछे कार लगाइए, आप कार लगा के बोलिए, ककार खकार गकार घकार। मतलब हंसते हंसते उनका बुरा हाल हो गया। और उनका क्या, किसी को भी पहली बार जब ये पता चलता है कि इनमें कार लगा के ऐसे बोला जाता है, तो हंसते हैं लोग शुरू शुरू में। लेकिन हंसी उन्हीं लोगों को आती है जो अभी पहली बार देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अब जिनके लिए ये चीजें सामान्य हो गई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हंसी आती नहीं फिर उनको। ठीक है, अगला देखिए ट वर्ग। ट वर्ग का पहला क्या है, टकार। हंसी सबसे ज्यादा यही आती है, ठकार, और सबसे ज्यादा हंसी यहाँ आती है डकार में, है ना। फिर अगला क्या है, ढकार, और ये अंतिम वाला क्या है ये अभी बताएंगे। फिर देखेंगे त वर्ग। त वर्ग का पहला कौन सा होता है, यही होता है तकार। फिर क्या होता है, थकार, फिर दकार, फिर धकार, और ये नकार। इसको तो अभी बता दिया, इसमें कुछ बताने को विशेष नहीं है, सब जानते हैं कि नकार होता है ये। अब देखिए अंतिम वर्ग जो है पा वर्ग, इसमें पहला होता है पकार, फिर फकार, फिर बकार, फिर भकार, फिर मकार। ठीक है जी, ये देख लीजिए पांचों वर्ग मैंने लिख दिए हैं। और इन पांचों वर्गों को जब हम बोल रहे हो, सभी वर्णों का उच्चारण कर रहे हो, कहीं भी इनका उपयोग कर रहे हो, तो कैसे बोलेंगे एक एक वर्ण को, कार लगा के, सबके पीछे कार लगाएंगे। ककार खकार गकार घकार, चकार छकार जकार झकार, टकार ठकार टकार ढकार, तकार थकार तकार धकार, पकार फकार बकार भकार और मकार, ऐसे करके। अब जो बात मैंने रोकी हुई है, अब आप इन तीनों चीजों को देखिए। हम तो जब छोटे थे तब हमें तीनों अणे खाली बताई गई, अणा खाली। आज भी मास्टर जी, टीचर्स, अध्यापक, शिक्षक, गुरुजी, कुछ भी हो, जो भी हो, कहीं के भी ऐसे ही बताते हैं, अणे खाली पढ़ा रहे हैं इन्हें बच्चों को। अब जब उनसे ये पूछें जी आपको सही सही पता है इनका क्या है, तो वो भी यही कहते हैं जी हमें तो पता नहीं, इनको अणे खाली पढ़ाया हमें भी, हमें हमारे टीचर्स ने अणे खाली पढ़ाया। अब बड़ी समस्या हो गई। मैं उनसे पूछता हूँ जब अणे खाली हैं ये तीनों, तो फिर ये तीनों का अलग अलग क्यों बनाया, सबकी जगह एक ही रख देते जब अणे खाली रखनी थी। तो फिर देखिए तीनों के नाम देखिए, ये पहले वाला, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ऐसे बनता है, ये नीचे बिंदी सी लग जाती है इधर, ऐसे। इसको कैसे बोलेंगे, इसको ग बोलते हैं, ग, अणे खाली नहीं होता, ग बोलते हैं। इसको बोलने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, वो ही बता रहा हूँ। अपनी नाक बंद करेंगे दोनों उंगलियों से बाहर से, है ना, और फिर बोलेंगे ग, ग जैसा बोलेंगे, ग ऐसा, ग बोलेंगे। अभी तो आप नाक बंद करके बोल रहे हैं, फिर अभ्यास हो जाएगा, फिर आपको बिना, आप इसको बिना नाक बंद किए भी बोल सकेंगे। कैसे बोलेंगे, फिर से देखिए, ग, और कार लगाएंगे इसके पीछे भी, तो फिर क्या बन जाएगा, गकार, गकार, ऐसा बोलेंगे, गकार। नासिका में इसकी ध्वनि गूंजती है थोड़ी देर के लिए, गकार, ऐसा बोलेंगे। ये हो गया। अब दूसरा देखिए, जो च वर्ग का अंतिम वर्ण है, च वर्ग में आता है ना ये बात, कोई बोल रहे हैं क्या? जी मैं बोल रहा था। हाँ जी बोलिए। इसको बिंदी बीच में लगाएंगे, ये नीचे आपने लगाया है। हाँ जी हाँ जी, अब कई बार यहाँ भी लगाते हैं कुछ लोग, लेकिन यही लगता है मुख्य रूप से, मैंने तो यही देखा है। शुद्ध रूप मतलब बीच वाला रहता है ना। अब इसमें शुद्ध क्या है वो तो मुझे भी ठीक ठीक नहीं पता, लेकिन नीचे आचार्य ही। जी ने बताया था, पिछली बार कक्षा ली थी तो उन्होंने बताया था बीच में लिखते हैं वो शुद्ध रहता है। अच्छा जी, रुकिए ये तो मैं एक प्रचलित वाला है, जो नीचे लिखते हैं ये प्रचलित वाला रहता है, जो अभी चल रहा है वर्तमान में। हाँ जी हाँ जी, रुकिए तनिक, बस एक बार प्रतीक्षा कीजिए थोड़ी सी।
जो संस्कृत में जो आप कह रहे हैं ना, संस्कृत में तो यही लगता है, यहाँ पर ये बीच में यहाँ को ऐसे, जैसे कहीं आधा करना पड़ जाए, जैसे गंगा लिखते हैं तो गंगा में ये ऐसे बनता है, यहाँ लगाएंगे नीचे ग बनाएंगे ऐसे लगाते हैं, तो इस रूप में तो ये ठीक है। लेकिन जब हिंदी में चलता है तो हिंदी में ये नीचे ही ज्यादा लगता है, यहाँ पर ऐसे नीचे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही देखिए जैसा ये लिखा हुआ है मैंने, ये वाला बीच में लगाते हैं। तो मैं इसको यहाँ से मिटाई दे रहा हूँ और यहाँ लगाए दे रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ ऐसे, आप इसको लिख लीजिए चाहे तो। ठीक है, अब ये दूसरा वाला देखिए, जो च वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, इसको क्या कहते हैं? य। य बोलते हैं, य। अब य नहीं कह रहा हूं, कभी आप ये समझ ले कि मैं यकार कह रहा हूं, य नहीं, य बोला मैंने, वो भी नासिका में गूंजता है। इनको अनुनासिक भी कहते हैं, अनुनासिक वर्ण। तो य बोलेंगे, य। नाक बंद करके भी बोल सकते हैं, लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा तो इसको फिर नासिका बंद किए बिना भी हम बोल सकते हैं। तो इसका उच्चारण क्या होगा? पूरा कार लगा के यकार, यकार। अब इसका उपयोग देख लीजिए, उपयोग कहाँ होता है? तो जैसे आपने देखा होगा, इस संयुक्त वर्ण को बनने में होता है। अभी देखेंगे, जब इस पर आएंगे इसकी भी बात होगी तब समझेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? यकार। अब देखिए तीसरा वाला, यानी ट वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसको देख लीजिए, ये वाला, इसको बोलेंगे अणकार। ये होता है अणा खाली, लेकिन अणा भी नहीं होता, क्या होता है? अणा। अणा, अणा नहीं बोलेंगे, अ लगा के नहीं, केवल ऋणा, ऐसा अणा, जैसे गणित। ठीक है, तो अणा बोलेंगे, और पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? अणकार, अणाकार, ऐसा। तो ये तीनों का भेद मैंने आपको बताया, तीनों अणा खाली नहीं होते। पहले वाला क्या होता है? गकार, दूसरा वाला यकार, और तीसरा वाला अणकार, ऐसा हो गया। ठीक है जी, अब इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। मकार के बाद बताइए क्या आता है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा, अब इनका क्रम जो आता है मैं देखता हूँ किस किस के याद है। वंशिका आप बताइए, मकार के बाद क्या आता है? वंशिका है कक्षा में? स्क्रीन से हटाइए पहले। नहीं, मैं मकार के बाद पूछ रहा हूँ, इसके बाद क्या आएगा? अगला वर्ण क्या है? यकार। यकार। हाँ रुक जाइए, मैंने वंशिका से पूछा था, वंशिका है नहीं क्या कक्षा में? ओम गुरुजी। हाँ जी, इसके बाद बताइए मकार के बाद क्या आएगा? यकार। यकार। यकार के बाद बताइए। लकार। नहीं, लकार थोड़ी आता है य के बाद। ठीक है, अनिता माता जी ने बताया, य र ल व श, ऐसा करके बताया उन्होंने। तो कुल मिला के इसके बाद आएगा ये वाला, और इसको क्या कहते हैं? कोई बताएंगे इसको क्या कहते हैं? हाँ जी जी जी, बस बस बस। अब इसके पीछे कार नहीं लगाते, ये वाला गलत है। अब तक सबके पीछे कार लगाई हमने। अब ये मत सोच लीजिए कि फिर इसके पीछे क्या लगाएंगे, बस लगाएंगे, ट्रक लगाएंगे। तो सबके पीछे तो कार लगा दी, लेकिन इसके पीछे कार नहीं लगेगा, इसके पीछे इफ लगेगा। इफ देखिए कैसे। तो ये रेफ बनता है ऐसे, रेफ। अब इसको जहां भी आपको र दिख जाए तब इसको आप रेफ बोलेंगे, ना कि रकार, और ना ही र बोलेंगे। र भी नहीं बोलेंगे, न रकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेफ, रेफ, ऐसा बोलेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब आप ये पूछेंगे ऐसा क्यों करते हैं, कार क्यों लगाते हैं, इफ क्यों लगाते हैं इनके पीछे? तो ये व्याकरण के नियम है। अब व्याकरण के नियम जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी यहाँ व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ हम
केवल उच्चारण मात्र देख रहे हैं, तो अभी इतना ही पर्याप्त है कि इसके जब इसका उच्चारण कर रहे हो तो इसको रेफ बोलेंगे। यकार के बाद रेफ आता है, रेफ के बाद लकार आता है, लकार के बाद वकार आता है। अब इस वकार के बाद मुझे कोई बताइए क्या आता है? तालव्य शकार। ये वाला आता है तालव्य शकार। और तालव्य शकार के बाद में मूर्धन्य। मूर्धन्य शकार। मूर्धन्य शकार के बाद में दंत शकार। दंत्य शकार के बाद में हकार। ठीक है, अभी बस यही रोकेंगे हम अपनी गाड़ी को। गाड़ी पता है यहाँ क्यों रोकेंगे? क्योंकि ये जो तीन हैं जिनको लेके ही ये कक्षा रखी गई है आज की, इन्हीं पर बात करेंगे आज हम। सबसे पहला ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, इस पहले वाले का नाम लिखेंगे आप तालव्य शकार। तालव्य शकार, ऐसा नाम लिख लीजिए इसका, तालव्य शकार। दूसरे वाले का नाम लिखेंगे मूर्धन्य शकार। आप समझ गए होंगे मेरी हंसी क्यों छूट रही है। इसका मूर्धन्य शकार। अनुज भ्राता जी का स्वागत है कक्षा में, बड़े दिनों बाद आज दर्शन दे रहे हैं। देखिए मूर्धन्य शकार। और इस तीसरे वाले का नाम है दंतीय सकार। दंतीय। देख लीजिए तीनों के नाम लिख दिए हैं। लिख लीजिए चाहे तो, जिनको समझना है आगे भी ध्यान रखना है। पहले वाले का नाम तालव्य शकार, दूसरे वाले का नाम मूर्धन्य शकार, तीसरे वाले का नाम दंतीय सकार, ऐसा नाम है। अब हम इनके उच्चारण देखेंगे और उच्चारण देखते देखते इन नामों को भी समझेंगे। नाम क्या है? ये जो नाम लिखे हैं दंतीय, दंतीय का मतलब क्या होता है? दंतीय का मतलब जो दांतों की सहायता से बोला जाए। दंत शब्द होता है ना, दंत माने दांत, दांतों की सहायता से जो बोला जाए उसे दंतीय कहते हैं, दंतीय। और सकार तो इसी का नाम होता है, सकार। अब ये कैसे बोला जाता है जी? तो जब हम स बोलते हैं, स आप बोल के देखिए, स, तो होता क्या है, हमारे दांत दोनों आपस में मिलते हैं आकर के, और दोनों दांतों के बीच में से वायु बाहर निकलती है, स, और जीभ भी थोड़ी सी आगे को आके दांतों पे लगती है, स ऐसा करके। तो ये हो गया। अब आप इसके स्थान पर कुछ और नहीं बोलेंगे जब ये बोल रहे हो। रुक जाइए, थोड़ा ठीक से लिख दें। ये वाला बोल रहे हो तो इसके स्थान पर ये नहीं बोलेंगे, नहीं तो मैंने बताया था कुछ लोग इसके स्थान पर यही बोलते हैं। आप सब लोग प्रेमानंद जी महाराज को क्षमा कीजिए, प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, जो पीले वस्त्रों में रहते हैं, यूट्यूब पर खूब देखा होगा, सोशल मीडिया पर आजकल बहुत छाए हुए हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज उनसे मिलने जाते रहते हैं। तो मैं उन्हें ध्यान से सुन रहा था, कल मोहन भागवत जी उनसे मिलने गए थे। अब उनके उच्चारण को देखें ना, तो वो हर जगह, चाहे कुछ भी हो, हर जगह इसका प्रयोग करते हैं, इसका श। आप साधारण वस्त्रों में आए हैं, साधारण कहते हैं साधारण को, साधारण, हर जगह उनका स चलता है। नमस्कार, नमस्कार को नमस्कार ऐसा बोलते हैं वो, है ना। अब वो उनका है तो है, गलत उच्चारण है, बिल्कुल है, मतलब मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, आप कभी ये सोचे मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ। प्रेमानंद जी महाराज हमारे पूज्य हैं और बहुत बहुत योग्य व्यक्ति हैं, वो बड़े संत हैं, लेकिन उच्चारण बता रहा हूँ, केवल उच्चारण की दृष्टि से बात की है। तो वो इस दंतीय सकार के स्थान पर तालव्य शकार का प्रयोग करते हैं। और मैंने जैसे कि पहले भी कक्षाओं में बताया है, हमारे बंगाल के जो लोग हैं वो भी इसी का उच्चारण करते हैं सबके स्थान पर। उनके यहाँ दंतीय सकार नहीं होता, उनके यहाँ सब जगह तालव्य शकार चलता है। और भी कई स्थानों पर लोग ऐसा ही करते हैं, या जिनको नहीं पता वो भी। और मजे की बात, आप हंसिएगा मत, देखिए लड़कियां तो यही करती हैं हमारे यहाँ की, जो वो एक पापा की परी वाला सिस्टम होता है ना, वो लड़कियां ज्यादा करती हैं, जिनका दिखावा होता है।
मेरे को ना साधारण कपड़े नहीं पहनने, साधारण सिंपल नहीं पहनने, सिंपल। उनका सिंपल का भी सिंपल चलता है। ठीक है। तो वो लड़कियां जो इतराने वाली होती है वो इसको हटा ही देती है, उनको उनकी वर्णमाला में ये वर्ण होता ही नहीं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप ना तो बंगाल से हैं, मतलब बंगाली उस रूप में नहीं है जो गलत उच्चारण करते हैं, ना आप प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य हैं, और ना आप इतराने वाली लड़कियों में से हैं, उनकी संगति में से हैं। तो फिर इसका उच्चारण जैसे होता है वैसे ही करेंगे। सकार, स। हमारे दांत मिलेंगे, दांतों के बीच बीच में से वायु बाहर आएगा और फिर सकार का उच्चारण होगा यहाँ से। ठीक है। और जैसे जैसे आगे आएगा मैं बताता रहूंगा, लेकिन इतना ही पर्याप्त है। अब इसके बाद ये वाला देखेंगे, ऊपर वाला, क्योंकि बीच वाला कठिन है, इसलिए पहले जो आसान है उनको देख लेते हैं। ये है तालव्य। तालव्य शब्द है, तालव्य। ये तालव्य शब्द बना तालु से। तालु, हमारे मुख में तालु नाम का एक स्थान होता है, तालु। अब आपने ये तो खूब सुना होगा कि जीभ होती है मुख में, दांत होते हैं, लेकिन ये तालु कहाँ होता है? तो आप एक बार च वर्ग बोलिए, पूरा च वर्ग जो था ये वाला, ये जिस पर मैंने लाइन की हुई है, च, छ, ज, झ, बस इतना। ये 4 वर्ण बोलेंगे ना तो आपकी जिह्वा जहां जाके लग रही है वो तालु होता है। बोल के देखिए एक बार, माइक को बंद करके ही। च, छ, ज, झ। आप महसूस कर पा रहे होंगे हमारी जीभ कहाँ जाके लगती है? ऊपर वाले दांत जो हैं, ऊपर वाले दांतों की जो पंक्ति है उसमें भीतर की ओर, हल्का सा ऊपर की ओर एक उभरा सा स्थान है ना, उभरा सा, थोड़ा उभर रहा होगा वहां से, तो वहां जाके हमारी जीवा लगती है, ये तालु होता है। फिर से बोल के देख लीजिए, च, छ, ज, झ। ये जहां भी जीवा जाके टकरा रही है ना वो तालु ही होता है, और वहां से जो जो वर्ण बोले जाते हैं वो तालव्य वर्ण कहलाते हैं, तालव्य वर्ण। ठीक है। अब देखिए इसका उच्चारण कैसे करेंगे, ये वाला, तो ध्यान से देखना। च के साथ इसे मिलाएंगे, च श। अगला उठाएंगे वही वाला छकार, छ श। अगला उठाएंगे, क्षमा कीजिए, ज श। इसके साथ इसको मिलाएंगे, और चौथा वाला झ, और इसके साथ इसे मिलाएंगे। इन चारों के साथ इसको मिला मिला के बोलेंगे। देखिए कैसे बोलेंगे, मैं बता रहा हूं, फिर आप भी बोलिएगा। एक दो लोगों से मैं बुलवा के भी देखूंगा। पहला च श, छ श, ज श, झ श। जब हम चकार बोल रहे हैं यानी च को बोल रहे थे और उसके साथ में श को बोल रहे थे, तो जीभ हमारी ऊपर तालु में ही जाके टकराती है दोनों को बोलते समय। इसलिए ये च, छ, ज, झ जो मैंने बोले ये भी तालव्य वर्ण होते हैं, और ये बीच में जो बैठा हुआ है ये तालव्य शकार, ये भी तालु से ही बोला जाता है, तालव्य वर्ण ही होता है ये भी। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, च श, छ श, ज श, झ श। एक काम की बात बताता हूँ आपको फिर से, जो मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ। हो सकता है हमारी कक्षा के पुराने सदस्यों को या जो पहले से अच्छी योग्यता रखते हैं उनको पता होगा इन बातों का, लेकिन फिर भी किसी और को समझाने की जो शैली हो सकती है, आप किसी और को कैसे समझाएं, इसलिए आप देखते रहिए आराम से। अब मुझे कोई बोल के बताइए, कौन बोलेंगे इनको? गीता माता जी हैं कक्षा में? मैं बोलूं? जी चलिए आप बोल दीजिए। च श, छ श, ज श, झ श। जी बहुत सुंदर, बिल्कुल ऐसा ही उच्चारण चाहिए। और कोई सुनाएंगे? मैं सुनाऊं? हाँ जी सुनाइए। च श, छ श, ज श, झ श। बहुत सुंदर, उत्तमम, एकदम अच्छा उच्चारण है आपका भी। आगे और सुना दीजिए कोई एक और। अच्छा, इसमें जिव्या जैसे टच होती है तालु में, हाँ जो जी। च वर्ग है। अच्छा, जी श जो है वो स्पर्श नहीं हो रही है जिव्या ना?
ऊपर तो जा रही है हाँ लेकिन स्पष्ट जी, शुरू में ऐसा होता है, लगती हुई प्रतीत नहीं होती, लेकिन जब और अभ्यास करेंगे ना तो वहीं जाके लगेगी और फिर जो उच्चारण आएगा वो इस शकार का ही आएगा। ठीक। हाँ जी, कोई और कर रहे थे उच्चारण, कोई कह रहे थे? जी हम करें आचार्य जी। भाई आपसे पहले कोई और कह रहे थे, फिर उनके साथ हमने आगे। हाँ जी, हाँ जी, सौरभ जी आप कह रहे हैं शायद। जी बोलिए। जी सौरभ जी आपकी आवाज कटती है, कई दिन से मैं देख रहा हूँ, स्पष्ट नहीं आती आवाज, लेकिन फिर भी जितना मैं पकड़ पाया मैं ठीक पकड़ रहा था आपको। बहुत अच्छा आपका उच्चारण है। थोड़ा और आप आचार्य अभी हम थोड़ा बाहर हैं, चल के हाँ जी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मीरा आप और सुना दीजिए बिटिया। जी चा श छ श जा श झ श। बहुत सुंदर, उत्तम, एकदम ठीक उच्चारण है आपका भी। बस अब और नहीं सुनेंगे किसी से भी, फिर बहुत समय लगता है। अच्छा गीता माता जी कह रहे हैं? जी जी हाँ, आप के कारण तो ये बता रहे हैं, आप ही सुना दीजिए चलिए। श श छ ज छ। हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर, उत्तम। बस जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, यही उच्चारण आप पकड़ के रखेंगे। जी हाँ ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अभी देखिए और भी उदाहरण देंगे ताकि आप इन तीनों का एक अंतर भी समझ सकें अच्छे से। करवाऊंगा आपसे उच्चारण अभी फिर से। देखिए अब एक बचा ये वाला, और ये वाला अपने आप में सबसे खतरनाक होता है, सबसे भयानक है ये। देखिए ये वाला, इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य शकार। मूर्धन्य नाम क्या है? मूर्धन्य। अब मूर्धन्य शब्द जो होता है ये किससे बना है? मूर्धा से। हमारे मुख में एक मूर्धा नाम का भी स्थान होता है, मूर्धा। अब आपके लिए एक नई चीज होगी जो लोग नहीं जानते हैं, मूर्धा कहाँ होता है मुख में। तो देखिए आसानी से समझने के लिए टवर्ग पर जाइए, टवर्ग जो था, चवर्ग के नीचे देखिए, मैं इसको ये वाला जिस पर मैंने लाइन खींची है, इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ट ठ ड ढ। तो हमारी जीवा जहां जाके टकराती है, ठोकर जैसी लगती है, वहां पे जाके ठोकर सी लगती है ना, तो जहां जाके लगती है उसको मूर्धा कहते हैं। ट बोल के देखिए, ट ठ ड ढ। तो जहां जाके लगी जीवा उसको मूर्धा कहते हैं। अब उसको पकड़ लीजिए जहां जाके लगी थी, तालू से थोड़ा ऊपर होता है ये स्थान। अभी जो जहां च छ ज झ बोल रहे थे वहां जाके जीभ लग रही थी, इससे और ऊपर चले जाइए, थोड़ा सा ऊपर की ओर, है ना, और वहां जाके टटोलिए जिह्वा से, एक गड्ढा जैसा स्थान होगा, गड्ढा सा होता है ना, वहीं जाके जब हम ट ठ ड ढ बोलते हैं वहीं जाके हमारी जिह्वा लगती है, वो ही मूर्धा है। अब ये वाले जो हमारे मूर्धन्य शकार हैं ये वहीं से बोले जाएंगे, ये महाराज जो बैठे हैं। ठीक है, तो इनका उच्चारण कैसे होगा? अब इन्हीं के साथ करिए अभ्यास, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ट श ठ श, ठ के साथ कीजिए, ड के साथ कीजिए, ड श, एक और बचा ढ श। ऐसे इनका उच्चारण करेंगे। अब ध्यान से देख लीजिए, अब जो पहले दंतीय सकार था, तालव्य शकार था, उनसे एकदम भिन्न है इसका उच्चारण। अब जब कोई नए लोग हैं वो ना तालव्य शकार जैसा बोलेंगे इसे, लेकिन तालव्य शकार जैसा नहीं बोलेंगे। हो सकता है बोलने में आपका उच्चारण आएगा तालव्य शकार जैसा, लेकिन आप तालव्य नहीं बोलेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए कैसे बोलेंगे, एक बार इसका उच्चारण देख लीजिए, चारों के साथ साथ मिलाकर बोलेंगे। कैसे? ट श ड श ढ श या ड श। थोड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए इसके उच्चारण करने का। श श। अब आपने हमारी कक्षा के कुछ बच्चों को देखा होगा जो बड़ा ही सुंदर उच्चारण करते हैं, बड़े भी करते हैं कई लोग बड़ा सुंदर उच्चारण। अब जिनमें एक तो वंश है और एक श्रेयांश है।
ये दोनों इतना सुंदर उच्चारण करते हैं, मैं कहता हूँ बहुत ही कमाल करते हैं। इतना सुंदर उच्चारण किसी का है ही नहीं। अद्वितीय उच्चारण है इनका मूर्धन्य षकार का, और ऐसे ही किया जाता है। अब ये बेचारे इसलिए जल्दी कर लेते हैं, एक तो इनके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं मूर्धन्य षकार को बोलने के, और दूसरी बात अभी बच्चे हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं। बड़े लोगों को पकड़ने में समय लगता है, क्योंकि संस्कार किसी और चीज के पड़े हुए हैं, गलत उच्चारण के संस्कार हैं, तो पहले उन संस्कारों को हटाना होता है, और नए और अच्छे संस्कारों को डालने में समय तो लगता है ना। तो एक बार उच्चारण करके दिखाइए मुझे। वंशिका आप ही कीजिए पहले। जी गुरुजी। ट श ट श ठ श ड श ढ श। बहुत सुंदर। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। बिल्कुल ऐसा ही उच्चारण होगा। अब वो लोग जिन्हें उच्चारण नहीं आता, या जो पिछले दिनों बड़े परेशान थे इसको लेकर, कई लोग थे जिनको नहीं आता था, अब वो इनका उच्चारण अच्छे से सुन लीजिए जो जो कर रहे हैं। वंश है कक्षा में, वंश। वंश हो या श्रेयांश हो, कोई भी बोलिए। बोला कीजिए भाई, है नहीं क्या कक्षा में? नहीं है शायद। अच्छा जी, ठीक है। तो चलिए कोई और सुनाइए। हाँ जी, जी सुनाइए। ट श ठ श ड श ढ श। जी, आ तो रहा है पर कमजोर आ रहा है, कम आ रहा है, जैसा तालब। मूर्धन्य वाला वो वंश वाला नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ रहा, लेकिन कम आ रहा है, जितना आना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तालव्य जैसा। जी, कोई कह रहे हैं प्रयास करने के लिए। मैं कर सोमना। हाँ जी, कीजिए। ट श ठ श ठ श ड श। जी, अभी माता जी के जैसा ही है आपका भी उच्चारण, लगभग वैसा ही एकदम, पर जो मुझे चाहिए वो नहीं आ रहा है अभी। तो वंश सुनाओ गुरुजी। तो एक सुनाइए। वंश को बुलाओ भाई। हाँ, वंश आ गए। अरे वंश के घर वाले जितने भी लोग हैं, आप बोलते क्यों नहीं? गुरुजी वो खाना खा रहा है। तो ये बात आप पहले बता देते, बार बार इतनी बार मैंने बोला यहाँ से। चलिए कोई बात जी वो बस रहा था इसीलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए आगे और सुनाइए कोई। मैं प्रयास करूं। जी माता जी, आप कीजिए। ट श अरे शोभा माता जी कर रही थी शायद। ठीक। ट श ठ श ड श ढ श। बहुत सुंदर, बिल्कुल यही चाहिए। एकदम सुंदर आपने उच्चारण किया माता जी, यही चाहिए। और कौन सुना रहे हैं? सुनाइए। मैं सुनाऊं गुरुजी? हाँ जी, सुनाइए। अरे यार। ठ स ठ स ध स ध स। नहीं, एकदम गलत उच्चारण आपका। आप ये वाला बोल रहे हैं। चलिए आप ये भी बोलते ना तो एक बार को कह देते कि हाँ काफी हद तक ठीक है, लेकिन ये वाला बोलना तो पाप माना जाता है। अब फिर से सुनाओ गुरुजी। हाँ जी, सुना दीजिए। ठ स ठ स ध स। अभी प्रतीक्षा कीजिए थोड़ी। नहीं हुआ गुरुजी।
जी, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? जी। हाँ जी। तो जो अभी सुना रहे थे उनका उच्चारण अब भी ठीक नहीं था। आप और प्रयास कीजिए, ध्यान से देखिए जैसा मैंने कहा। जब मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से नहीं सुन रहे थे। जी गुरुजी, दांत टूटा हुआ है इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उसके लिए ज्यादा परेशान मत होइएगा आप, धीरे धीरे हो जाए। आगे का दांत टूटा हुआ है गुरुजी, नीचे का। अच्छा अच्छा, हाँ कई बार इस कारण से भी हो जाता है वो। गुरुजी अब मैं सुनाऊं? हाँ जी सुनाइए, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे अब। ट श ढ श हाँ बोलिए। देखिए ये वाला ट है, ये वाला ठ है, ये वाला ड है और ये वाला ढ है। अब इनके साथ जोड़िए, ट ठ ड ढ। अब बोल के बताइए। टूट हो गया है। अच्छा जी। गुरुजी मुझे नहीं आता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पर मंत्र जब आप बोलते हैं उसमें जो उच्चारण आता है ना, वो तो बहुत सुंदर आता है, जो होना चाहिए वही आता है। और सुनाइए कौन सा? मैं सुनाऊं? हाँ जी सुनाइए। ट श ठ श ड श ढ श। जी बहुत सुंदर, बिल्कुल यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए उच्चारण। और सुना दीजिए, चलिए कोई और। आवाज आ रही है? हाँ जी, आप सुनाइए। आचार्य जी आवाज आ रही है? कट रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। मैं सुना रही हूँ आचार्य जी। हाँ जी सुनाइए। ट श ठ श ड श ढ श। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उच्चारण है आपका भी। और कोई सुनाइए। मैं प्रयास करूं। ट श ठ श ड श ढ श। जी बहुत सुंदर, बिल्कुल ऐसा ही उच्चारण चाहिए, एकदम उत्तम। और कोई सुना दीजिए, चलिए अभी भी।